वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी जिसका नाम वेंसडे था, जिसके टोटल अब तक 8 एपिसोड हैं और 7 एपिसोड में अपने इसी चैनल पे एक्सप्लेन पहले से ही कर चुकी हूं। काफी अच्छी, इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस सीरीज है गाइस। अगर आप लोगों ने अब तक भी इसे पूरी नहीं देखी है तो गाइस आप लोगों को इसके फर्स्ट एपिसोड से देखना चाहिए। ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है जिसके अंदर सारे राज खुलने वाले हैं। वेंसडे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे टाइलर और वेंसडे आपस में थोड़े बहुत क्लोज हुए थे, जिसके बाद वेंसडे को एक बहुत ही शानदार विजन आया था जिसमें उसे सब कुछ क्लियर हो गया कि टाइलर ही असली हाइड यानी कि असली मॉन्स्टर है। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है। वेंसडे यहाँ पे टाइलर को बुलाती है एक अंधेरी सी जगह पे, जहाँ वेंसडे को टाइलर से कुछ बात करनी थी। वेंसडे टाइलर को बताती है कि कैसे जेवियर असली मॉन्स्टर है और उसे अब पुलिस पकड़ के ले गई है। इस बात पे टाइलर बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन बाद में वेंसडे बातों ही बातों में बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि शायद जेवियर मॉन्स्टर है ही नहीं, इसके पीछे कोई और है और कोई और इस हाइड को कंट्रोल भी करता हुआ आ रहा है। वेंसडे टाइलर को बोल देती है कि असली मॉन्स्टर तुम ही हो। तुमने एक ऐसा ऑरा बना दिया था जिसके अंदर सबको लगने लगे कि जेवियर असली मॉन्स्टर है। तुमने सारे सामान चोरी करके जेवियर के कमरे में रख दिए थे। तब टाइलर हंसने लगता है और बोलने लगता है कि तुम आखिर ये बोल क्या रही हो? अगर मैं अभी असली मॉन्स्टर होता तो मैं तुम्हें यहीं पे मार देता। तुम यहाँ पे अकेली कैसे खड़ी हो? इतनी देर के अंदर वेंसडे के सारे दोस्त यानी कि बियंका, नाइटशेड की पूरी टीम वेंसडे के पीछे खड़ी थी और ये सब लोग मिलकर टाइलर को जेवियर के ही क्वार्टर के अंदर बांध देते हैं। इसी के साथ गाइस हमें एक सीन और दिखाया जाता है कि यूजीन को होश आ गया है। इसी के साथ गाइस हमें ये भी दिखाया जाता है कि वेंसडे को ये बात तभी समझ में आ जानी चाहिए थी जब यूजीन अकेले उस मॉन्स्टर के बारे में पता लगाने जा रहा था और ये बात टाइलर के सामने ही हुई थी। बियंका के सारे दोस्त वेंसडे के पीछे खड़े थे। वेंसडे को पता था कि अगर टाइलर को असली हाइड के अंदर बदलना है तो उसे प्रोवोक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टाइलर हाइड कैसे बना, इस बारे में मैं गाइस आपको बताती हूँ कि टाइलर असल के अंदर एक नॉर्मी था, यानी कि नॉर्मल इंसान था जो कि सिटी के अंदर नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था। शेरिफ की वाइफ यानी कि टाइलर की माँ असल के अंदर आउटकास्ट थी जो कि नेवरमोर एकेडमी के अंदर ही पढ़ा करती थी और वो भी मोर्टिशिया की सेम बैच में थी। ये बात वेंसडे को मोर्टिशिया और इसी के साथ में प्रिंसिपल लैरिसा वीम्स वाला एक सेशन के अंदर एक पिक्चर से पता चलती है जहाँ पे टाइलर की माँ भी खड़ी थी और टाइलर की माँ के अंदर आउटकास्ट होने का ये टैलेंट था कि वो एक हाइड बन सकती थी। इसी के कारण टाइलर भी एक हाइड बन सकता था। वो एक नॉर्मी नहीं था, लेकिन हाइड को उकसाने के लिए उसे एक मास्टर की जरूरत है जिसकी वो हमेशा बात मानता था। जैसा कि वेंसडे को पता था कि किम्बोर्ड मारी गई है, यानी कि उसकी मास्टर अब नहीं रही है। इसी कारण वेंसडे ही टाइलर को बार बार में टॉर्चर करने की कोशिश करती है ताकि वो कुछ भी करके टाइलर को उकसा के उसमें से हाइड बाहर निकाले और सब लोग इस मॉन्स्टर का चेहरा देख पाएं। लेकिन ऐसे टॉर्चर को कोई भी देख नहीं पा रहा था। इसी कारण सब वेंसडे को कहते हैं कि हम ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं लगता कि टाइलर असल के अंदर कोई मॉन्स्टर है। एक एक करके सब लोग वेंसडे का साथ छोड़ के जाने लगते हैं, लेकिन वेंसडे अभी भी पीछे नहीं हटती है। वेंसडे आखिरी वार करने ही वाली थी टाइलर पे कि तभी सीन शिफ्ट होकर हमें पता चलता है कि बियंका और उसके सारे बच्चों ने मिलके प्रिंसिपल लैरिसा वीम्स को इस बारे में कंप्लेन करती थी कि वेंसडे ने टाइलर को एक जगह पे बिठा रखा और वो उसके ऊपर टॉर्चर कर रही है। इसी कारण लैरिसा वीम्स शेरिफ को कॉल कर देती है और उसके खुद के बेटे को बचाने के लिए यहाँ बुला लेती है। शेरिफ यहाँ पहुंच चुका था और अपने बेटे को बचा लेता है और उसी टाइम पे वो वेंसडे को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। लेकिन लैरिसा वीम्स अपनी बच्ची यानी कि वेंसडे को ऐसे कैसे पुलिस स्टेशन में रख सकती थी, इसी कारण वो शेरिफ से उसे छोड़ने के लिए कहती है। वेंसडे यहाँ पे शेरिफ को भी समझाती है कि मुझे पता है कि आपकी वाइफ एक आउटकास्ट थी जो कि मेरे मॉम के साथ में ही पढ़ा करती थी और वो एक हाइड थी। इसी कारण टाइलर भी हाइड बना और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। इसी कारण आप उसे हम सबसे दूर रखते थे। शेरिफ को असल के अंदर ये सारी बातें पहले से ही पता थी, क्योंकि जब वेंसडे ने एक बार ब्लड टेस्ट कराने के लिए खून का कपड़ा और एक नाखून भेजा था तो उसका डीएनए मैच टाइलर से डीएनए मैच कर रहा था। लेकिन शेरिफ आखिर अपने बेटे को कैसे अरेस्ट करवा सकता था, इसी कारण वो बार बार में वेंसडे की हर बात को डिनाई कर रहा था। सब लोगों को लग रहा था कि टाइलर बिल्कुल इनोसेंट है। इसी कारण वो वेंसडे से जाने से पहले एक बार मिलता है। वेंसडे को पता था कि टाइलर तो असल में मॉन्स्टर ही है। टाइलर पास आके वेंसडे को कहता है कि कैसा लगा हार के तुम्हें? जब कोई हारता है तो कितना बुरा लगता है, ये बातें तुम्हें अब समझ में आएंगी। यानी कि अब टाइलर अपने आप से ये बात एक्सेप्ट कर चुका था कि वो ही असली मॉन्स्टर है और वेंसडे को बताता है कि हाइड बनना इतना आसान नहीं था। मैं भी पहले बहुत परेशान होता था, लेकिन आखिरकार मैंने वो चीज अचीव कर ली जिसका मुझे खुद भी इंतजार था। और अब रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी बात पे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तुमने खुद जेवियर को पकड़वा दिया है, इसी कारण सभी जेवियर को हाइड समझ रहे हैं। वेंसडे को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो टाइलर की सच्चाई कैसे सबके सामने लाए। वेंसडे जब स्कूल के अंदर आती है तो लैरिसा वीम्स यानी कि प्रिंसिपल उस पे बहुत भड़क जाती है कि वेंसडे आखिर तुमने आज सारी हदें पार कर दी है। हम लोग तुम पे कितनी बार विश्वास करते जाएं। तुमने जेवियर को अरेस्ट करा दिया है और उसके बाद में आज टाइलर सीधा शेरिफ के बेटे के ऊपर तुम्हारा शक है। वेंसडे लैरिसा को बहुत समझाती है कि आप प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। इस बार मैं आपको सच में प्रूफ करके दिखा दूंगी। मैं सबको बचाना चाहती हूँ। ये सब कुछ क्रैकस्टोन से चीजें जुड़ी हुई है।
मैं गिलियड गेट्स के घर पे भी गई थी, जहाँ पे मुझे लॉरेल के बारे में पता चला। लॉरेल वापस आ गई है और आउटकास्ट के लोगों से बदला लेना चाहती है। वो हम लोगों के बीच में ही है। ये बात आप क्यों नहीं समझ रही हैं? लॉरेल ने एक हाइड को चुना, यानी कि टाइलर को, और अब वो उसे मॉन्स्टर बना के सबके ऊपर अटैक करवा रही है। लैरिसा वीम्स गेट्स के बारे में जानती थी, लेकिन उसे इतना नहीं पता था कि लॉरेल आखिर इतने सब लोगों से बदला कैसे ले पाएगी। वेंसडे को स्कूल से निकाल दिया गया था और अब वेंसडे के पास में बहुत कम टाइम बचा था कि या तो वो खुद को प्रूफ करे और या फिर वो यहाँ से निकल जाए। वेंसडे यहाँ से सीधा जेवियर के पास जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। जेवियर असल के अंदर हाइड था ही नहीं और सिर्फ वेंसडे की गलती के कारण वो आज जेल में खड़ा था। जेवियर गुस्से में आके वेंसडे को बहुत बुरा भला बोलने लगता है कि तुम ही हर चीज की जड़ हो। अगर तुम्हारे पास में आज ये पेपर है जिसके अंदर क्रैकस्टोन एक लड़की से फाइट कर रहा है, तो तुम इस स्कूल से ही चली जाओ। तब ना तो कोई वजह बनेगी क्रैकस्टोन की यहाँ पे आने की और न ही यहाँ पे कोई बर्बादी होगी। जो भी हुआ है सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है, चली जाओ यहाँ से। तब वेंसडे यहाँ से भी चली जाती है और अपने कमरे के अंदर आके पैकिंग करने लगती है, जहाँ पे इनिड उसकी हेल्प करती है। इनिड इस बार बहुत इमोशनल थी क्योंकि वेंसडे उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और ऐसे बीच सेशन के अंदर जाना, वेंसडे को यूँ छोड़ जाना, और तब जबकि सारी चीजें क्लियर भी नहीं हुई थी, तब इनिड को बहुत बुरा लग रहा था। वेंसडे इनिड को सारी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर इनिड भी इसमें क्या हेल्प कर सकती थी। जाने से पहले सभी लोग यहाँ पे वेंसडे को गुड बाय करने के लिए आते हैं। टीचर थॉर्नेल यहाँ पे वेंसडे के लिए एक प्लांट लेकर आई थी जो कि जहरीला प्लांट था। वेंसडे को ऐसी चीजें बहुत पसंद थी। प्रिंसिपल लैरिसा यहाँ पे वेंसडे के लिए पहले से ही खड़ी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वेंसडे को वो अपनी आंखों से और अपने हाथ से खुद ट्रेन में बिठा के आए। जाने से पहले वेंसडे यूजीन के पास आती है और यूजीन को कहती है कि कभी भी अपनी मधुमक्खियों का साथ मत छोड़ना। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि अगर उस दिन जंगल में मैं तुम्हारे साथ होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। कुछ भी हो जाए तुम अभी खुद के क्वार्टर में मत जाना। हाइड यहीं पे आसपास घूम रहा है। तब यूजीन कहता है कि उस रात में बस पहुंच ही गया था और उस केव के अंदर मुझे पता चलने ही वाला था कि आखिर कौन इस सब के पीछे है, लेकिन उस केव को किसी ने उड़ा दिया था। तब वेंसडे बताती है कि हाँ, वो डॉक्टर किम्बोर्ड थी जिन्होंने उस केव को उड़ा दिया और असल के अंदर हाइड टाइलर है, लेकिन जेवियर को अरेस्ट कराया गया है, वो भी मेरी ही गलती से। तब यहाँ पे वेंसडे यूजीन से पूछती कि क्या तुमने वहाँ पे और भी ऐसी कोई चीज देखी थी जो तुम मुझे बता सकते हो? तो यूजीन कहता है कि उस ब्लास्ट के समय मुझे एक चीज अलग लगी थी। जिस इंसान ने उस केव को उड़ाया था, उस रोशनी से मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि वो बूट्स ब्लैक नहीं बल्कि रेड हैं। जैसे ही वेंसडे इस बात को सुनती है, तभी उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन है। इन सारी चीजों के पीछे डॉक्टर थॉर्नेल है, क्योंकि वो ही असल के अंदर लॉरेल गेट्स थी, यानी कि गिलियड गेट्स की छोटी बहन, जो कि 20-25 साल बाद में वापस आई है, अपना ही पुराना घर खरीदा है। वेंसडे थॉर्नेल के पास जाके उसे उसी के नाम से बुलाती है और कहती है कि ये सारी चीजें तुमने बड़ी चालाकी से की है, खुद का घर खरीदना, नेवरमोर के अंदर वापस आना और लोगों के बीच में नॉर्मी बन के रहना। तुम ही थी ना जो कि टाइलर को कंट्रोल किया करती थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टाइलर सारी मेरी बात मानेगा। अब थॉर्नेल को ये बात तो पता चली गई थी कि वेंसडे सब कुछ जानती है, तो जैसे ही यहाँ पे टाइलर एंट्री लेता है तो थॉर्नेल यहाँ पे टाइलर को बोलने लगती है कि चलो जरा इसे मार के दिखाओ। और साथ ही में थॉर्नेल टाइलर के बारे में भी बताती है कि कैसे उसने स्टार्टिंग के अंदर टाइलर को थोड़े बहुत इंजेक्शन दिए और उसे कंट्रोल करने के लिए वो उसे केव के अंदर भी बांध देती थी। थॉर्नेल, जिसका असल नाम लॉरेल था, लॉरेल टाइलर के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम तो मेरे बच्चे हो ना, अब जब ये तुम्हें जानती है कि तुम एक हाइड हो तो इसे मार दो। लेकिन तब जाके यहाँ पे रिवील होता है कि असल में वो टाइलर नहीं था, बल्कि वो प्रिंसिपल लैरिसा वीम्स थी। वेंसडे ने लैरिसा वीम्स को कहा था कि आप आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। इसी कारण लैरिसा अपना रूप बदल के टाइलर के कैरेक्टर में आके थॉर्नेल के पास पहुंच जाती है। अब लैरिसा वीम्स के सामने भी सच्चाई आ गई थी कि लॉरेल और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर थॉर्नेल है, जो कि क्रैकस्टोन को जिंदा करने आई है और साथ ही में नेवरमोर एकेडमी को भी खत्म करने आई है। थॉर्नेल के हाथ में एक वेनम इंजेक्शन था, जिससे कि वो लैरिसा वीम्स को वहीं मार देती है। वेंसडे जाके लैरिसा को उठाने लगती है, लेकिन तब तक लैरिसा मर चुकी थी। इधर वेंसडे पलटती और पीछे से लॉरेल आके सीधा वेंसडे के सर पे वार करती है और उसे वहीं बेहोश कर देती है। ये सारी चीजें थिंक देख चुका था और वो सीधा भाग के इनिड के पास आता है और उसे इशारों इशारों में सब कुछ बताने लगता है। इस समय इनिड की बात यूजीन से भी हो रही थी। यूजीन इनिड को कहता है कि वेंसडे आज बड़ी परेशान लग रही थी, मानो कि आज उसके साथ कुछ होने वाला है। इतनी ही देर में थिंक आके इनिड को बताता है कि कैसे उसे पूरी स्कूल को खाली करना चाहिए और वेंसडे को क्रैकस्टोन की ग्रेव पे ले जाया गया है। ये बात यूजीन को वीडियो कॉल पे पता चल जाती है। इसी के कारण वो हॉस्पिटल में आधा इंजर्ड होने के बावजूद भी अपनी मॉम की बात नहीं मानता और वेंसडे की हेल्प करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। सीन यहाँ पे क्रैकस्टोन की कब्र यानी कि क्रैकस्टोन की ग्रेव पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे असली टाइलर खड़ा था। वेंसडे के हाथ बंधे हुए थे। लॉरेल यहाँ पे उन सारे जार्स को लेके आती है जिन लोगों को टाइलर ने हाइड बन के मारा था। उन सारे पीसेस को क्रैकस्टोन की कब्र के आसपास रखा जाता है। यहाँ पे लॉरेल बोलना शुरू करती है कि कैसे वेंसडे को गुडी एडम ने क्रैकस्टोन की चाबी कहा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि गुडी एडम ने जब क्रैकस्टोन को मारा था तो उसकी कब्र को एक चाबी से बंद करा था। ये चाबी और कोई नहीं बल्कि एडम्स फैमिली के खून से बंद किया गया था और श्राप भी दिया था कि इसे तब तक कोई नहीं खोल पाएगा जब तक कोई एडम्स
एडम्स फैमिली का वंशज ही इसे खोलने की कोशिश करेगा। नेवरमोर को खत्म करने के लिए क्रैकस्टोन ने अपनी जान दे दी और उसके बाद में गुडी एडम ने अपना बदला भी लिया। नेवरमोर के लोगों ने ही मेरे भाई को मार दिया, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आज मैं क्रैकस्टोन को वापस जिंदा करूंगी, जो कि नेवरमोर के हर एक आउटकास्ट के बच्चे को मार डालेगा। असल के अंदर चाबी तुम ही हो, क्योंकि एडम्स फैमिली का खून तुम्हारे में भी दौड़ रहा है। आज फुल मून की नाइट है जब हम क्रैकस्टोन को जिंदा करेंगे। इधर दूसरी तरफ नेवरमोर के अंदर जब ये बात फैल गई थी कि नेवरमोर के अंदर जरूर कुछ बुरा होने वाला है, तो यहाँ से सारे बच्चों को पुलिस वाले लेके बाहर जाने लगते हैं। लॉरेल वेंसडे को बुरी तरीके से मारती है और उसे उठा के क्रैकस्टोन की कब्र के पास बिठा देती है। मंत्र पढ़ना शुरू करती है। इसी के साथ मंत्रों, जादू और फुल मून होने के कारण सारी चीजें एक्टिव होना शुरू करती है। लॉरेल वेंसडे का हाथ काट देती है और उसमें से निकले हुए खून को कब्र पे लगाती है। देखते ही देखते क्रैकस्टोन की कब्र जिंदा होने लगती है और उसमें से क्रैकस्टोन बाहर निकल आता है। 400 साल बाद भी क्रैकस्टोन के पास में अब भी कई सारी पावर्स थी और इतने सारे बॉडी पार्ट्स को मिला के क्रैकस्टोन अब और ज्यादा पावरफुल हो गया था। बाहर आते ही वो वेंसडे को देखता है, जो कि बिल्कुल गुडी एडम जैसी दिख रही थी, और क्रैकस्टोन गुडी एडम से अपना बदला लेने के लिए वेंसडे को वहाँ पे मार देता है और अपने साथ में यहाँ से लॉरेल और क्रैकस्टोन दोनों ही नेवरमोर के बच्चों को मारने के लिए निकल जाते हैं। इनिड के साथ उस समय एजेक्स भी खड़ा था। इसी कारण एजेक्स नाइटशेड्स के बच्चों से मदद लेने के लिए इनिड को भी सीक्रेट लाइब्रेरी में ले आता है। इनिड को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि इस स्कूल के अंदर एक सीक्रेट लाइब्रेरी भी है और सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर नाइटशेड्स नाम का एक ग्रुप भी चल रहा है, जिस बारे में इनिड को कुछ भी नहीं पता है। सीन वेंसडे पे शिफ्ट होता है, जो कि इस समय बिल्कुल मरने की कंडीशन पे थी, और तभी यहाँ पे उनके पूर्वज यानी कि गुडी एडम सामने आ जाती है। वो वेंसडे को समझाती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि क्रैकस्टोन से सावधान रहना और तुम ही इस चीज की चाबी हो, यानी कि हमारी वंशज तुम हो और तुम्हारे खून से ही वो जिंदा हुआ है, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें अभी बहुत लोगों की मदद करनी है, आखिरी होप तुम हो। 400 साल पहले मैंने क्रैकस्टोन को मारा था और इस बार तुम्हें उसे मारना है। वेंसडे पूछती कि आखिर तुम ये कैसे कर पाओगी, मैं बस मर रही हूँ। तब गुडी कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिख पाऊंगी, ना ही मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। इसके बाद गुडी एडम वेंसडे की बॉडी के अंदर आ जाती है। गुडी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई थी अपनी खुद की जान देकर, और वेंसडे वहाँ पे जिंदा हो गई थी। शेरिफ के पास में भी कॉल आ गया था कि नेवरमोर अकेडमी के अंदर जरूर कुछ न कुछ तो हलचल चल रही है। यहाँ पे बियांका और नाइटशेड्स के सारे बच्चे स्कूल को खाली कराने में लग जाते हैं। इनिड वेंसडे को लेने के लिए जाती है, क्योंकि वेंसडे अभी तक इस स्कूल के अंदर नहीं पहुंची थी। हम देखते हैं कि फुल मून की नाइट के अंदर इनिड को भी बार बार में कुछ होने लगता है और एकदम से इनिड वेंसडे की मदद करने के लिए और उस इमोशन के अंदर आके पूरी तरीके से वुल्फ बन गई थी। वेंसडे स्कूल की तरफ पहुंचने ही वाली थी कि उसके सामने टाइलर आ जाता है और टाइलर कहता है कि तुम स्कूल तक नहीं पहुंच पाओगी और न ही किसी आउटकास्ट के बच्चे को बचा पाओगी। जिसके बाद टाइलर हाइड में बदल चुका था और मॉन्स्टर बनते ही वो वेंसडे के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन इस बार भी वेंसडे बच जाती है, क्योंकि यहाँ पे इनिड पहुंच गई थी एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ बनके। क्रैकस्टोन स्कूल के अंदर पहुंच चुका था और देखते ही देखते पूरे नेवरमोर अकेडमी के अंदर ब्लास्ट ही ब्लास्ट करता जा रहा था, क्योंकि जैसा कि उसके कब्र पे लिखा था कि अगर क्रैकस्टोन जिंदा होगा तो आग की बारिश होगी। गाड़ी के अंदर शेरिफ अपने साथ में जेवियर को लेके जा रहा था और शेरिफ को यहाँ पे पता चल गया था कि असली हाइड जंगल के अंदर घूम रहा है। यहाँ पे जेवियर भी गाड़ी के अंदर ही बैठा था और शेरिफ अपनी आंखों से देखता है कि कैसे उसका बेटा यहाँ पे हर जगह अटैक कर रहा है और मॉन्स्टर बन के एक वेयरवुल्फ से लड़ रहा है। यहाँ पे हमें बहुत ही शानदार वाली फाइट दिखाई जाती है इनिड और टाइलर यानी कि वेयरवुल्फ और हाइड के बीच में। आखिर में वेयरवुल्फ जीतता है, यानी कि इनिड ने टाइलर को घायल कर दिया था और उसे बहुत दूर फेंक दिया था। तभी शेरिफ आता है, अपने बेटे को उठाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। अब टाइलर भले ही एक मॉन्स्टर हो, लेकिन था तो शेरिफ का ही बेटा। इनिड भी यहाँ पे वेयरवुल्फ से वापस एक लड़की में बदल गई थी। वेंसडे तब तक नेवरमोर अकेडमी में पहुंच गई थी, जहाँ पे क्रैकस्टोन हर चीज को जला रहा था। क्रैकस्टोन को समझ नहीं आता कि आखिर वेंसडे को मारने के बाद वो जिंदा कैसे हो गई। इसी कारण वो वापस से उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन तब तक पीछे से जेवियर पहुंच गया था वेंसडे की मदद के लिए, जो कि क्रैकस्टोन के ऊपर तीर मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैकस्टोन के पास इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो उसी तीर को पलट देता है। यहाँ पे जेवियर मरने वाला था, लेकिन वेंसडे बीच में आ जाती है और वो तीर वेंसडे के शोल्डर पे लगता है। क्रैकस्टोन उसे छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। तब यहाँ पे टाइलर आता है वेंसडे की मदद के लिए, लेकिन वेंसडे टाइलर को कहती है कि तुम जाओ और जल्दी से बच्चों को यहाँ से बाहर निकालो। वेंसडे अपने शोल्डर के अंदर से उस तीर को बाहर निकालती है और अब इन दोनों के बीच में ही बहुत शानदार वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। क्रैकस्टोन एक बार फिर से वेंसडे को मारने वाला था, लेकिन इस बार वेंसडे की मदद के लिए वहाँ बियांका आ गई थी। असल के अंदर वेंसडे के पास में वो तलवार थी जिससे कि गुडी एडम ने क्रैकस्टोन को मारा था, और उसी तलवार को अगर क्रैकस्टोन के दिल में मारा जाए तभी क्रैकस्टोन मरेगा। बियांका ने पीछे से आके क्रैकस्टोन के ऊपर वार किया। इसी समय क्रैकस्टोन का थोड़ा ध्यान भटक गया और वो पीछे मुड़ के बियांका के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में वेंसडे ने उस टूटी हुई तलवार के एक टुकड़े को क्रैकस्टोन के दिल में मार दिया। इसी के साथ में क्रैकस्टोन यहाँ पे जलने लगा और जलते जलते वो आखिरकार पूरी तरीके से खत्म हो गया था। बियांका वेंसडे के सामने खड़ी थी, लेकिन अभी भी सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई
थी क्योंकि लॉरेल गेट्स अब वेंसडे को मारना चाहती थी। क्रैकस्टोन को जिंदा करने के बावजूद भी वो नेवरमोर को नहीं खत्म कर पाई, लेकिन इतनी ही देर के अंदर यहाँ यूजीन पहुंच जाता है और यूजीन भी एक आउटकास्ट था और उसके पास में जानवरों से बात करने की ताकत थी। इसी कारण वो अपनी सारी मधुमक्खियों को बुला के लॉरेल के ऊपर अटैक करवा देता है। देखते ही देखते लॉरेल वहीं पे पागल होने लग जाती है। यहाँ पे एक साथ में सारे नेवरमोर के बच्चे वेंसडे की तरफ आते हैं क्योंकि वेंसडे ने इस स्कूल को बचा लिया था क्रैकस्टोन के अटैक से। वेंसडे यहाँ पे अपने सारे ग्रुप को देखती है। इसी के साथ हम एक सीन को देखते हैं जहाँ पे इनिट बहुत ही बुरी हालत में खड़ी थी और तब उसे जेवियर अपने साथ में ले आया था। इनिट पूरी तरीके से खून में भरी हुई थी। अगर आज इनिट वेयरवुल्फ बन के टाइलर को नहीं मारती तो शायद वेंसडे भी टाइलर से नहीं जीत पाती। और ये मूवमेंट था जब वेंसडे और इनिट दोनों ही एक दूसरे को गले से लगा लेती है। इन सब के बाद में अब वेंसडे का नेवरमोर के अंदर कोई काम नहीं था। वेंसडे अपनी नॉवल को पूरी करती है, लेकिन आखिर में उसे डाउट था कि क्या ये कहानी सच में यहीं पे खत्म हो गई थी। जाने से पहले वो लरिसा वीम्स के कमरे में यानी कि अपने प्रिंसिपल के रूम में जाती है, जो कि बेचारी सच्चाई ढूंढते ढूंढते ही आखिरी मोमेंट पे मारी गई। इनिट भी उसी के साथ खड़ी थी, जो कि वेंसडे के लिए थैंकफुल थी कि वेंसडे के साथ अगर आज ये सीन क्रिएट नहीं होता तो वो शायद कभी वेयरवुल्फ नहीं बन पाती। यहाँ पे बियंका और वेंसडे के बीच में भी काफी सारी चीजें अब क्लियर हो गई थी। ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी। जेवियर भी जाते टाइम वेंसडे से मिलता है और कहता है कि शायद अब तुम्हें मेरे ऊपर शक नहीं होगा। वेंसडे को इस बात का गिल्ट था कि उसने जेवियर को पुलिस में अरेस्ट करवा दिया था, लेकिन जेवियर ने वेंसडे को माफ कर दिया था और जाने से पहले वो वेंसडे के लिए गिफ्ट लेकर आया था, जो कि एक मोबाइल फोन था। वेंसडे सोशल मीडिया से अलग रहती थी। जेवियर कहता है कि मैंने इसमें नंबर अपना सेव कर दिया है, तुम कभी भी चाहो तो मुझे कॉल जरूर कर सकती हो। वेंसडे को नेवरमोर अकेडमी छोड़ के जाना पड़ रहा था, जहाँ पे वो अपने घर वाली गाड़ी में बैठी थी और तभी उसके फोन के अंदर कुछ मैसेजेस आते हैं, जहाँ पे ऐसी पिक्चर्स थी कि मानो वेंसडे के ऊपर अभी भी किसी ने नजर रखी है। थॉर्नेल पकड़ी गई थी और टाइलर को इस समय अरेस्ट कर लिया गया था। तो आखिर अब उसे ये मैसेजेस कौन भेज रहा है? टाइलर ने वेंसडे को कहा था कि तुम पे मेरी नजर हमेशा रहेगी और उसी टाइम पे हमें सीन दिखाया जाता है कि कैसे टाइलर उसी समय हाइड में बदल जाता है। इसी के साथ गाइस ये शानदार सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन अपने साथ में एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ के जाती है कि थॉर्नेल के साथ में टाइलर को कोई और भी कंट्रोल करना चाह रहा है, यानी कि नेवरमोर अकेडमी आउटकास्ट के बच्चों को कोई और भी है जो मारना चाहता है। इसी के साथ गाइस ये शानदार सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये शानदार सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। जब भी इस सीरीज का कोई नेक्स्ट सीजन आएगा गाइस तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली किसी मूवी में, तब तक के लिए टाटा।